तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेमेस्टर में, जहां पे हम आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं और बताते हैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो समझ आए और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके और अपने सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक है प्रतिवेदन का तरीका, प्रकार, विशेषता एवं इसके महत्वों की विवेचना करें। तो हिंदी एईसी 1 का ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी एईसी 1 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है प्रतिवेदन, उसमें किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, जिसमें से आपको तरीका, प्रकार, विशेषता या उसके महत्व को पूछा जा सकता है, ये सारे कवर करेंगे। ठीक है, आपको प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाए आप लिखने के लिए कैपेबल रहेंगे अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि प्रतिवेदन का लिखने का तरीका क्या होता है, उसका प्रकार क्या होता है, उसकी विशेषता क्या क्या होती है और साथ ही प्रतिवेदन का क्या महत्व होता है। ये सभी आज हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आंसर लिखना। और आंसर का शुरुआत करते ही हम लोग सबसे पहले अर्थ और तरीका लिखेंगे। ठीक है, कि प्रतिवेदन का अर्थ क्या होता है और इसका तरीका किस प्रकार से होता है लिखने का। तो अर्थ और तरीका लिख करके डैश लगाएंगे, इसको हेडिंग बनाएंगे और लिखना शुरू करेंगे कि किसी प्रकरण, घटना या कार्य योजना आदि के बारे में स्पष्ट देखकर या छानबीन करके लिखित रूप में संपूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया लेख प्रतिवेदन कहलाता है। तो सबसे पहले समझिए कि प्रतिवेदन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को जानना है और समझना है कि प्रतिवेदन क्या होता है, तभी आप उसके बारे में आगे लिख पाएंगे। तो प्रतिवेदन होता क्या है कि कोई घटना, कोई इंसिडेंट या कोई कार्य योजना हो, उसके बारे में देख करके या फिर छानबीन करके उसके पूरे संपूर्ण विवरण को, मतलब पूरे डिटेल्स को एक साथ लिख करके जो लेख तैयार किया जाता है वही प्रतिवेदन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, कहीं सामने एक्सीडेंट हुआ है, आप वहीं पे थे, तो आप सारा डिटेल्स उसमें एक एक चीज लिखेंगे कि कब हुआ, कैसे हुआ, समय क्या था, क्या कारण था, मतलब जो भी छोटा से छोटा डिटेल्स हो सकता है, छोटा से छोटा विवरण हो सकता है, आप उसको उस लेख में प्रस्तुत करके लिख करके और जो लेख तैयार करेंगे वही प्रतिवेदन कहलाता है। ठीक है, प्रतिवेदन को अंग्रेजी भाषा में रिपोर्ट कहा जाता है। आपने शायद अपने 10th बोर्ड या 12th बोर्ड में रिपोर्ट लिखा होगा, बस वहां क्या था कि आपको इंग्लिश में लिखना था और यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है प्रतिवेदन। ठीक है, तो आशा करते हैं कि अब आपको प्रतिवेदन का अर्थ समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे कि प्रतिवेदन दो शब्द प्रति जोड़ विद से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ है समस्त अर्थात पूरी जानकारी रखना। प्रतिवेदन में विशेष कार्य की जानकारी तो दी जाती है, साथ ही विभिन्न सुझाव और संतुष्टि भी दी जाती है। तो देखिए, प्रतिवेदन दो अलग अलग शब्द प्रति प्लस विद से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है समस्त, मतलब कि पूरी जानकारी रखना। ठीक है, साथ ही प्रतिवेदन में विशेष कार्यों की जानकारी के अलावा विभिन्न सुझाव और संतुष्टि भी दी जाती है। आगे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि देश विदेश में कई घटनाएं हो रही हैं, जिसको जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं, जिसके लिए उस घटना का निरीक्षण या छानबीन की आवश्यकता होती है, जो सरकारी और गैर सरकारी संस्था या उसके द्वारा नियुक्त किए एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाती है। ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत परिपूर्ण विवरण को प्रतिवेदन कहा जाता है। तो देखिए क्या है कि देश विदेश में अनेक घटनाएं होती रहती है और लोगों में उस घटना को जानने की बहुत अधिक रुचि होती है और ये होनी भी चाहिए ताकि हम लोग आसपास के घटनाओं से अवेयर हो सके और यह जान सके कि हमारे आसपास, मतलब कि देश विदेश में क्या चल रहे हैं। अब इसके लिए क्या है कि उस घटना का छानबीन या निरीक्षण करना महत्वपूर्ण होता है ताकि सही और पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके। अब देखिए, बात छानबीन की आती है तो यहाँ पे सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्था के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब संस्थाएं एक या एक से अधिक व्यक्ति को नियुक्त करती है ताकि वो जाकर के उस मैटर का, उस घटना का छानबीन कर सके और उस घटना से संबंधित सारी जानकारी को इकट्ठा कर सके। तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ही पूरी छानबीन या निरीक्षण के पश्चात जो पूरी जानकारी के साथ लेख प्रस्तुत की जाती है वही प्रतिवेदन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग इसका तरीका लिखेंगे। ठीक है, कि प्रतिवेदन लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो ऐसे ही आप लोग को भी नंबरिंग करके लिखना है सारा तरीका। ठीक है, एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। पहला तरीका है कि प्रतिवेदन हमेशा संक्षिप्त में होना चाहिए, मतलब कि पूरा इसको खींच के लंबा ना करके एकदम संक्षिप्त में होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि प्रतिवेदन का शीर्षक स्पष्ट और शिष्ट होना चाहिए। ठीक है, प्रतिवेदन का जो शीर्षक बनाएंगे वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा है कि प्रतिवेदन की भाषा सरल और साफ साफ होनी चाहिए। आप प्रतिवेदन में जो भाषा का यूज करेंगे, जिस भाषा का प्रयोग करेंगे वो सरल होना चाहिए ताकि सभी को आसानी से समझ आ सके और साफ साफ होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो मुख्य विषय को रेखांकित करता हो। आप जो प्रतिवेदन का शीर्षक चुनेंगे वो मुख्य विषय जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसको रेखांकित करता हो, ऐसा शीर्षक बनाएंगे। ठीक है, प्रतिवेदन को लिखते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है। पांचवा पॉइंट है हमारा, घटना, प्रकरण आदि जो भी हुआ हो उसकी तिथि और समय की सूचना दी जानी चाहिए। तो ये तो अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जिस घटना के बारे में, जिस प्रकरण के बारे में आप लिख रहे हैं उसकी तिथि और समय सब कुछ क्लियर होना चाहिए, नोटेड होना चाहिए प्रतिवेदन में। ठीक है, अब छठा पॉइंट है हमारा कि प्रतिवेदन में केवल महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जब प्रतिवेदन लिख रहे हो तो केवल महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना चाहिए, व्यर्थ की बातों का उसमें जिक्र करने का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, अब अगला सातवां पॉइंट है हमारा कि कोई घटना, प्रकरण या किसी छानबीन की मुख्य बातें प्रतिवेदन में अवश्य लिखी जानी चाहिए। मतलब कि कोई घटना, प्रकरण या किसी छानबीन के दौरान अगर हम लोगों की
कोई महत्वपूर्ण बात पता चलती है तो उसको लिखना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, 8वां पॉइंट है हमारा कि व्याख्या सही कर्मानुसार रूप में हो, मतलब कि जिस सीक्वेंस में घटना हुई है उसी सीक्वेंस में हम लोग प्रतिवेदन में भी उसको नोट करेंगे। ठीक है, मतलब किसी घटना में जो प्रक्रिया पहले हुई उसको पहले नोट करेंगे, उसके बाद की प्रक्रिया को उसके बाद नोट करेंगे, और ऐसे कर करके जो घटना जिस क्रम में हुआ है उसी क्रम में हम लोग उसको उसका व्याख्या करेंगे प्रतिवेदन में। ठीक है, 9वां पॉइंट है हमारा निर्णयों की जानकारी देना, मतलब कि उस घटना या महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक हो उसके ऊपर क्या निर्णय लिया गया है उसकी जानकारी भी हम लोगों को प्रतिवेदन में देना होता है। और आखिरी हमारा 10वां पॉइंट है कि प्रतिवेदन लिखते समय भाषा में प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मतलब कि जब प्रतिवेदन लिख रहे हो तो उसके भाषा में प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्रथम पुरुष मतलब कि फर्स्ट पर्सन, तो आप जानते ही होंगे क्या होता है प्रथम पुरुष, जिसके बारे में बात किया जाए वही प्रथम पुरुष या फर्स्ट पर्सन कहलाता है, ये तो पता ही होगा आपको। अब हम लोगों ने यहाँ तक प्रतिवेदन का अर्थ और प्रतिवेदन का तरीका सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि प्रतिवेदन का प्रकार क्या क्या होता है, कितने प्रकार के प्रतिवेदन लिखे जाते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट आप भी इसी प्रकार से लिखेंगे, प्रतिवेदन के प्रकार लिख करके डैश लगाएंगे और लिखेंगे कि प्रतिवेदन के 3 प्रकार होते हैं, और वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला व्यक्तिगत प्रतिवेदन, दूसरा संगठनात्मक प्रतिवेदन और तीसरा विवरणात्मक प्रतिवेदन। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग एक एक करके लिखेंगे कि व्यक्तिगत प्रतिवेदन क्या होता है, संगठनात्मक प्रतिवेदन क्या होता है और विवरणात्मक प्रतिवेदन क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग व्यक्तिगत प्रतिवेदन के साथ और लिखेंगे कि इस प्रतिवेदन में व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित या फिर विद्यार्थी जीवन पर प्रतिवेदन लिख सकता है। आगे लिखेंगे कि व्यक्तिगत प्रतिवेदन कभी कभी डायरी का भी रूप ले लेता है, अर्थात यह प्रतिवेदन का श्रेष्ठतम रूप नहीं है। तो व्यक्तिगत प्रतिवेदन क्या होता है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के बारे में लिखता है, जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं अपने लाइफ के बारे में एक डायरी मेंटेन करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने लाइफ के बारे में लिखते हैं, तो वो जो प्रतिवेदन है वो व्यक्तिगत प्रतिवेदन के अंतर्गत आता है। लेकिन यह क्या है कि प्रतिवेदन का श्रेष्ठतम रूप नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है हमारा संगठनात्मक प्रतिवेदन। इसमें लिखेंगे कि संगठनात्मक प्रतिवेदन में किसी सभा, बैठक, संस्था इत्यादि का विवरण दिया जाता है। यहाँ प्रतिवेदन लिखने वाला अपने बारे में कुछ ना बोलकर सारी बातें संगठन या संस्था के संबंध में ही लिखता है। तो संगठनात्मक प्रतिवेदन में किसी सभा, बैठक या संस्था के बारे में ही विवरण दिया जाता है, उसी के बारे में डिटेल्स दिया जाता है। और यहाँ पे जो प्रतिवेदन लिखता है वो अपने बारे में एक भी बात ना बोलकर सारी बातें संगठन या संस्था के बारे में ही लिखता है। ठीक है, तीसरा प्रकार है हमारा विवरणात्मक प्रतिवेदन। इसमें लिखेंगे कि विवरणात्मक प्रतिवेदन में किसी यात्रा, मेले, सभा, रैली आदि का विवरण तैयार किया जाता है। प्रतिवेदन लिखने वाले को यहाँ बड़ी सच्चाई से विषय का उचित विवरण देना पड़ता है। तो विवरणात्मक प्रतिवेदन में किसी यात्रा, मेला, सभा या रैली के बारे में ही पूरा डिटेल्स देना होता है, और यहाँ पे प्रतिवेदन लिखने वाले को बड़ी सच्चाई से विषय का उचित विवरण देना होता है, पूरा डिटेल्स देना होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने प्रतिवेदन का अर्थ, तरीका और प्रकार को समझा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रतिवेदन की विशेषताएं की तरफ, कि प्रतिवेदन का क्या क्या विशेषता होता है, इस चीज को हम लोग आगे अब समझेंगे। ठीक है, तो अगले टॉपिक को लिखने से पहले आप प्रतिवेदन के विशेषताएं लिख करके बोल्ड लाइन में उसको हेडिंग बना लेंगे और लिखेंगे कि प्रतिवेदन की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से है। अब कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसको हम लोग नीचे एक एक करके लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कि प्रतिवेदन में किसी प्रकरण, घटना या कार्य, योजना, प्रसंग की प्रमुख बातें ही लिखी जाती है। मतलब कि अगर कोई प्रतिवेदन लिख रहा हो तो उसमें जिस घटना, प्रकरण या फिर कार्य योजना के बारे में लिख रहे हैं हम, तो केवल उसके महत्वपूर्ण बातों को ही लिखेंगे, अवांछित बातों को नहीं लिखेंगे। ठीक है, प्रतिवेदन की दूसरी विशेषता होती है कि प्रतिवेदन में बातें एक क्रमानुसार में लिखी जाती है। मतलब कि प्रतिवेदन में हम लोग जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसमें किस क्रम में वो घटनाएं हुई है उस चीज का जिक्र भी हम लोग उसी क्रम में करेंगे। ठीक है, तीसरी विशेषता के रूप में लिखेंगे कि प्रतिवेदन में बातों को विस्तार में लिखने के बजाय संक्षेप में लिखना होता है। तो देखिए इन सभी बातों को आपने तरीका में भी एक बार लिखा था। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो ऊपर जब मैंने तरीका लिखाया था तो उस समय भी इन सभी बातों को लिखा था। तो क्या फिर से लिखना है? तो हाँ, फिर से इस सभी बातों का जिक्र करना है, क्योंकि वहां पे हम लोग तरीका बता रहे थे कि एक प्रतिवेदन किस प्रकार से लिखा जाता है, और यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि प्रतिवेदन का क्या क्या विशेषता होता है, क्या क्या उसमें गुण होता है प्रतिवेदन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिपीट करके लिखना है, और फायदा का बात यह है कि आप अगर एक बार याद कर लिए तो दोनों टाइम आप उसी चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा विशेषता था कि प्रतिवेदन में बातों को विस्तार में लिखने के बजाय संक्षेप में लिखना होता है, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि बातों को ज्यादा लंबा खींचने के बजाय हम लोग शॉर्ट में टू द पॉइंट लिखना होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चौथा पॉइंट है कि उनको समझने में दिक्कत ना हो, उनका एक ही अर्थ हो तथा स्पष्टता एक अच्छे प्रतिवेदन की विशेषता होती है। ठीक है, मतलब कि प्रतिवेदन को समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, उनका उसका एक ही अर्थ हो, एक ही मतलब हो, और साथ ही क्या है कि स्पष्टता एक अच्छे प्रतिवेदन की विशेषता होती है। ठीक है, अब हम लोग पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, पांचवी विशेषता की तरफ, और पांचवी विशेषता यह है कि प्रतिवेदन में लेखक या प्रतिवेदन लिखने वाले की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जाती है तथा इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही जा सकती जिससे संदेह पैदा हो। तो क्या है कि प्रतिवेदन लिखते समय जो प्रतिवेदन लिखने वाला है वो अपनी खुद की प्रतिक्रिया को उसमें व्यक्त नहीं कर सकता है। ठीक है, और साथ ही कोई ऐसा बात भी उसमें नहीं लिख सकता है जिससे उस प्रतिवेदन के ऊपर संदेह पैदा हो। ठीक है, क्योंकि ऊपर में अभी हम लोगों ने एक विशेषता लिखा था जहां पे ये लिखा था कि प्रतिवेदन हमेशा सरल भाषा में होना चाहिए जिससे
पढ़ने वाले को आसानी से समझ आए। छठा विशेषता है कि प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है, अर्थात यही कारण है कि इसमें कल्पना, पक्षपात और भावना के लिए स्थान नहीं होता है। तो देखिए क्या है कि एक प्रतिवेदन जो होता है वो सच्ची बातों का विवरण होता है, ठीक है, उसमें केवल सच्ची बातों को लिखा जाता है। इसीलिए क्या है कि प्रतिवेदन में किसी भी प्रकार का इमेजिनेशन या फिर कोई भी पक्षपात या कोई भी इमोशन का उसमें कोई जगह नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए सातवीं विशेषता क्या है कि प्रतिवेदन की भाषा साहित्य संबंधी नहीं होता, यह सरल और दिलचस्प होती है। और आठवीं विशेषता है कि प्रतिवेदन किसी प्रकरण, घटना या विषय की साफ तथा जीवित तस्वीर सुनने या पढ़ने वालों के मन में खींच देता है। तो एक अच्छे प्रतिवेदन की यह भी विशेषता होती है कि जो प्रतिवेदन पढ़ रहा हो या प्रतिवेदन सुन रहा हो, उसके मन में जिस घटना का जिक्र उस प्रतिवेदन में किया है उसका एक जीवित तस्वीर खींच दे, ठीक है, वो उस प्रतिवेदन को पढ़ करके पूरे घटना को ये समझ सके या फिर इमेजिन कर सके कि कैसे कैसे वो घटना हुई थी, ठीक है। तो ये हमारे प्रतिवेदन की आखिरी विशेषता थी। और अभी तक हम लोगों ने अर्थ, तरीका, विशेषता और उसके प्रकार को जान लिया, ठीक है, जान लिया है, समझ लिया है कैसे लिखेंगे हम लोग एग्जाम में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि प्रतिवेदन का महत्व क्या होता है। तो एक और आखिरी में हम लोग हेडिंग बनाएंगे प्रतिवेदन का महत्व, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि प्रतिवेदन का उद्देश्य बीते हुए समय के विशेष प्रत्यक्ष ज्ञान का संक्षिप्त एकत्र करना है, ताकि आगे किसी तरह की भूल या दुविधा ना हो पाए। तो एक प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या होता है कि बीते हुए समय के विशेष प्रत्यक्ष ज्ञान जो होते हैं उसको शॉर्ट में एकत्र करना या शॉर्ट लिस्ट करना, ठीक है, ताकि आगे भविष्य में किसी भी तरह की भूल या दुविधा ना हो पाए। आगे लिखेंगे कि प्रतिवेदन का दूसरा लक्ष्य भूतकाल को वर्तमान से जोड़ना भी है, लेकिन प्रतिवेदन डायरी या पत्रिका नहीं है। प्रतिवेदन में उचित तस्वीर रहती है और डायरी में यथार्थ के साथ लेखक की भावना, कल्पना और प्रतिक्रिया भी व्यक्त किया हुआ होता है। तो एक प्रतिवेदन का दूसरा लक्ष्य यह होता है कि पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ा जाए, ठीक है। तो देखिए क्या है कि एक डायरी या पत्रिका भी तो यही काम करता है, इसलिए इसमें साफ साफ लिखा गया है कि प्रतिवेदन डायरी या पत्रिका नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिवेदन जो है उसमें उचित तस्वीर रहती है और डायरी लिखने वाले की भावना, कल्पना और प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त होती है, लेकिन एक प्रतिवेदन में प्रतिक्रियाओं का कोई स्थान नहीं होता है। हम लोगों ने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था। तो इसीलिए इसमें लिखा गया है कि एक प्रतिवेदन डायरी या पत्रिका नहीं है, ठीक है। अब पैराग्राफ को चेंज करके आगे लिखेंगे कि आजकल प्रतिवेदन लेखन एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। प्रतिवेदन लिखने वाले विभिन्न सच्चाई से संबंध की जांच, निरीक्षण, खोज तथा छानबीन करके आदि से जो परिणाम निकलता है उन्हें ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करता है। अर्थात जब भी कोई विषय, मुद्दा, मामला सामान्य लोगों के विरुद्ध होता है तो उस विषय की छानबीन करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में ही प्रतिवेदन की जरूरत पड़ती है। सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं में छोटी बड़ी नियमों का उल्लंघन, घोटाला और विवादों की जांच तथा उनकी प्रतिवेदन आदि की आवश्यकता बनी ही रहती है। तो देखिए अगर इसको शॉर्ट में समझे तो आजकल क्या है कि प्रतिवेदन को एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में लिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रतिवेदन लिखने वाला कई प्रकार से संबंधों की जांच करता है, निरीक्षण करता है तथा उसके बाद जो सच्चाई निकल करके सामने आती है उसके परिणामों को ही केवल उसमें लिखा जाता है, ठीक है। और साथ ही जब कोई विषय, मुद्दा या मामला सामान्य लोगों के विरुद्ध में होता है तब उसकी छानबीन करना आवश्यक होती है और ऐसी स्थिति में प्रतिवेदन की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में या कार्यालयों में वहाँ पे क्या है कि छोटी बड़ी नियमों का उल्लंघन आए दिन देखा जाता है और साथ ही घोटाला, विवाद, कई प्रकार का मामला जो है वो देखा जाता है। तो ऐसे विषय में उसका भी जांच करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे भी प्रतिवेदन का आवश्यकता हमेशा बना ही रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रतिवेदन का महत्व समझ आया होगा, ठीक है, कि प्रतिवेदन के क्या महत्व है, क्या उसका उपयोग है। तो यहाँ पे हमारा आंसर पूरी तरीके से समाप्त होती है और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है। इस प्रश्न में हम लोगों ने इस वीडियो में अभी तक देखा है प्रतिवेदन का अर्थ, तरीका, प्रकार, विशेषता और उसके महत्व को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके और सभी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, ठीक है। और साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे हम आपको सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड ऐसे जितने भी प्रश्न होते हैं उसके हल प्रोवाइड करवाते हैं और बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने का काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।